हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 हमारा रहेगा ये। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने कुछ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और बहुत सारे टर्म्स जो है वो हमने उसमें क्लियर की थी। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो कि आपकी सी-टेट की या किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर नए हो चैनल पर आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एड्स सच एज चार्ट, मैप, पिक्चर्स शुड बी यूज्ड बाय टीचर बिकॉज दे। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा? जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हमने वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। क्या इनका ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों यूज़ किए जाते हैं? आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोटिवेट लर्नर, प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली, आर नॉट एक्सपेंसिव, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोटिवेट स्टूडेंट और प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली कि भाई आप अगर टीचिंग लर्निंग कोई भी आपके पास में है, जैसे कि चार्ट है, मैप है, पिक्चर्स है, उससे क्या करते हैं आप स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए। अब भाई जैसे कि आपने अपने क्लास में कुछ नाउन पढ़ाना है आपको, तो एक तो आपने जा करके क्लासरूम में आपने टॉपिक लिख दिया नाउन और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया नाउन के बारे में कुछ भी, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। या फिर आप एक अच्छा सा कलरफुल चार्ट बनाया है आपने नाउन से रिलेटेड जो है, और वो आपने क्लास में जाकर के बच्चों को दिखाया है, देन क्या होगा, उसको देखकर स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर होंगे कि आज उनको क्या सीखने मिलने वाला है। दूसरा, वो मोटिवेट होंगे सीखने के लिए कि वाओ कुछ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिलने वाला है आज इस चार्ट के थ्रू या फिर इस मैप या पिक्चर के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए ये मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को और उन्हें मेंटली प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज एन डैश। इंग्लिश आपकी जो है आपके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंग्लिश क्या है आपकी? लिंक लैंग्वेज है, ऑफिशियल है, विंडो लैंग्वेज है, या फिर आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बिल्कुल आपकी इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप इसको ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 23rd क्या है आपका क्वेश्चन? टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स लर्नर डायरेक्टली। जब कुछ नया वर्ड बच्चों के सामने आता है तो टीचर उसका डायरेक्टली मीनिंग उसको नहीं देते हैं, क्यों? पूछा गया है आपसे। ठीक है, क्यों उसका डायरेक्टली मीनिंग जो है टीचर नहीं देता है, ये पूछा गया है। देखते हैं इसको। तो लर्नर डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड। भाई लर्नर्स को पसंद नहीं है कि उनको वर्ड का मीनिंग दिया जाए। इट प्रिवेंट लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, या फिर लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, वो ऑलरेडी जानते हैं। वोकेबलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, उनकी वोकेबलरी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा बी। लर्नर मीनिंग नहीं जानना चाहते, ये तो बिल्कुल ही मतलब ऑप्शन ही मतलब बेकार है। लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग, अगर वो ऑलरेडी जानते हैं तो फिर वो मीनिंग पूछेंगे क्यों? वो तो फिर सब जानते होंगे, फिर टीचर की ज़रूरत ही क्या है? वोकेबलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप बच्चे को डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताते, भाई बच्चे ने आपसे एक वर्ड पूछा जो उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग नहीं आ रहा है, उसने आपसे डायरेक्ट पूछा इसका मीनिंग क्या और आपने उसका मीनिंग उसको दे दिया, तो बच्चे ने अपना दिमाग कहाँ इस्तेमाल किया? उसने वहाँ पर उसको डिस्कवरी कहाँ किया? उसका मीनिंग जो है वो खुद से उसने कहाँ खोजा, कहाँ मतलब वो पजल हुआ उस मीनिंग को देखने के लिए। उसने कुछ क्लूज उसको मिलने चाहिए, कहीं पर थोड़ा सा वो पजल होना चाहिए, उसको डिस्कवरी करनी चाहिए कि भाई वो खुद से उस मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट में समझ पाए। आप उससे कहिए भाई आप इसको, इस जो लाइन में आप मीनिंग पूछ रहे हो इस वर्ड का, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करो कि ये लाइन क्या कह रही है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप लर्नर को खुद से कुछ डिस्कवर करने दीजिए, डायरेक्ट उसको मीनिंग हम नहीं देते हैं। अगर वो फिर भी नहीं कर पाता है देन हम उसको मीनिंग बता सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। जो वन लैंग्वेज की नॉलेज होती है आपकी, मल्टी लैंग्वेजिज्म जिसको हम कहते हैं, भाई चाहे वो क्लासरूम में मतलब ले लीजिए आप, या फिर किसी एक बच्चे को एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, तो वो क्या होंगी? कन्फ्यूज अ लर्नर वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। भाई कन्फ्यूज़ करते हैं एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए। इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग अ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। बहुत हेल्पफुल रहता है एक नई लैंग्वेज को टीच और लर्न करने के लिए। बिकम अ बर्डन टू अ टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम। एक बर्डन रहता है लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर के लिए। कॉज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी नेगेटिव है। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई आपको एक से ज़्यादा भाषाएं आती होंगी तो वो नई लैंग्वेज को सीखने में इंटरफेयर करेगी या फिर टीचर के लिए बर्डन रहेगा।
या फिर आपको लर्नर को कंफ्यूज करेगी। कंफ्यूज कैसे करेगी भाई, आपको आपकी मदर टंग आती है, उसको बेस बना करके हमने आपको इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया, तो वो क्या कर रही है, कंफ्यूज थोड़ी ना कर रही है आपको। तो हमें क्या करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स लेना है आपको, वो आपकी हेल्प करती है एक नई लैंग्वेज को सीखने में। हमेशा उसको हमें रिसोर्स की तरह लेना है, असेट की तरह लेना है, उसको बर्डन की तरह हमें नहीं लेना है। ये भी हमने डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो में जा करके ज़रूर, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाउ कैन यू सेट शाय स्टूडेंट टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। भाई शाय स्टूडेंट यानी शर्मीले जो बच्चे होते हैं, जो मतलब बात जो बोलना नहीं चाहते हैं, उनको आप किस तरीके से जो है वो आप उनको बोलने के लिए मतलब कोशिश करेंगे आप। हाउ कैन यू सेट शाय स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है आपका कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली, या फिर चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, या फिर गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड विद मीनिंग टू लर्न एंड यूज़। भाई एक वर्ड की लिस्ट पकड़ा देना उसको लर्न करने के लिए, वो तो बिल्कुल ही मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है ये। तो इस तरह की एक ऑप्शन आपके लर्न करना, मेमोराइज करना, मतलब ज़्यादातर टाइम आपके ये नेगेटिव ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फिर भी आप उसको कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन को ज़रूर समझें, कुछ भी ऐसे टैग वर्ड ना रटें जिससे कि आप उसको बिना उसको समझे आप उसका आंसर कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप उसको टॉपिक चेंज कर दें। भाई जो बच्चा शाय है, जो शर्माता है, उसको टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है कि वो शर्माता है, बोलने में मतलब झिझकता है, तो उसके लिए आप टॉपिक चेंज कर देंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। कंडक्ट स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस उसके लिए कंडक्ट करेंगे। स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करना कहीं पर भी सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हम बच्चों को इंक्लूजन करके चलते हैं, क्लास में इंक्लूसिव करके चलते हैं, समावेश करके चलते हैं, उनको हम अलग थलग नहीं करते हैं किसी भी बेस पर, ठीक है। डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली। भाई आप उनके ऊपर प्रेशर मत दीजिए कि वो एकदम से आपको रिस्पॉन्स करें। धीरे धीरे आप उनके साथ में इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए कि वो जो है अपनी शाइनेस को छोड़े और बोलना स्टार्ट करें। तो आप उनको क्या है, एक प्रेशर नहीं देंगे उनको क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। विच इज़ अ लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड जो है आपका क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए लेक्सिकल वर्ड होता क्या है। इज़ है, लव है, माइट है या दा है। तो लेक्सिकल वर्ड क्या होता है, जो जिसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो। भाई डिक्शनरी लेकर के जब आप ढूंढने बैठेंगे तो उसका मीनिंग आपको मिलेगा, ठीक है। एक होता है लेक्सिकल वर्ड, एक होते हैं फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड क्या होते हैं, जो एक आपका जो सेंटेंस होता है उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, तो फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपका इज़ हो गया, माइट हो गया, दा हो गया, इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। अगर आप दा को अलग से बोलेंगे तो क्या मतलब है उसका, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको सेंटेंस में आप उनको एज अ फंक्शन करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तब ये यूज़ होते हैं। लेकिन लव एक ऐसा वर्ड है जिसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, आप उसको अलग से भी बोलते हैं तो क्या है, उसका एक मीनिंग रखता है वो अपने आप में। तो लेक्सिकल वर्ड वो होते हैं जो अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, जो डिक्शनरी में अगर आप ढूंढते हैं तो आपको उनका मीनिंग मिलेगा। तो लव क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ये एक बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेक्सिकल वर्ड थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर दिएगा क्वेश्चन को और पूछा जाता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विद। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, टीचिंग ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर थ्रू रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड लैंग्वेज, teaching language to learner for written test, enhancing receptive and productive skills such as speaking, listening, reading and writing। या फिर आपका क्या होगा, just a moment, इंटरप्रेटिंग ग्रामर रूल्स टू सूट द ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ये रहेगा भाई वोकेबलरी, ग्रामर, रूल्स, स्पेलिंग रटना, रिटर्न टेस्ट लेना, या फिर आपका ग्रामर जो है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जा रही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। अगर आप क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं ना तो आंसर आपका इजीली निकल जाता है। यहाँ कम्युनिकेशन बेस्ड बात की जा रही है, कम्युनिकेशन अप्रोच की बात की जा रही है, यानी कि कम्युनिकेशन जब आ रही है तो उसमें स्पेलिंग, ग्रामर, रिटर्न टेस्ट, ये सारी चीज़ें अपने आप वहाँ से एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। आप क्या कहेंगे भाई, एनरिच करती है, ये एनहेंस करती है रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल को। रिसेप्टिव स्किल हमारी कौन सी होती है, लिसनिंग, जिससे कि सुनकर हम रिसीव करते हैं, और रीडिंग यानी कि रीड करके और सुन करके हम रिसीव करते हैं, और राइटिंग और स्पीकिंग दोनों आपकी क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल होती है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो होती है वो कंसर्न होती है आपकी चारों स्किल जो होती हैं उनको इन्हेंस करने के लिए। बेसिकली अगर इसका पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ये और होता कि आपकी डे टू डे आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करती है ये, तो इसका एक बहुत और बेहतर ऑप्शन हो सकता था वो, लेकिन इन सब में हमारे पास में ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के लिए आपका सी आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट। लैंग्वेज स्किल्स जो है वो किस तरीके से आपको पढ़ानी चाहिए, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, इमिटेशन के थ्रू या फिर आइसोलेशन में या क्लियर एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो बिल्कुल जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं आपकी वो हमेशा क्या होती है, ना इमिटेशन से आप चारों स्किल सीख सकते हैं, ना आइसोलेशन में सीख सकते हैं, ना ही क्लियर एक्सप्लेनेशन जितना मर्जी दे दिया जाए आप उन स्किल्स को नहीं सीख सकते, लेकिन एक इंटीग्रेटेड मैनर में आप उनको सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड मैनर में आप उनको सीख सकते हैं। सॉरी, इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं भाई LSRW। ठीक है, ये आपकी 4 स्किल होती हैं, इनको आप इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं। बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर उसके बाद में स्पीकिंग करना सीखता है, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो इसी इंटीग्रेटेड मेथड से, इसी इंटीग्रेटेड मैनर में आप उन चारों स्किल्स को लेकर के चलते हैं, साथ में लेकर के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन यंग लर्नर आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन दे विल। जब यंग लर्नर्स को, छोटे बच्चों को उनकी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना हो और पंक्चुएशन को इम्प्रूव करना हो तो क्या करना चाहिए, शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स, दे विल शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, नर्चर देयर क्रिएटिविटी, इन्हेंस देयर फ्लुएंसी या इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। जब यंग लर्नर्स को हम स्पेलिंग और पंक्चुएशन ठीक करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं। भाई फ्लुएंसी तो हमारी कम्युनिकेशन में आती है ना, स्पेलिंग तो कहीं आती ही नहीं है। स्पेलिंग और पंक्चुएशन जो है वो फ्लुएंसी का पार्ट नहीं है। फ्लुएंसी एक अलग चीज़ हो जाता है आपका, फ्लुएंसी आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड होती है, लेकिन स्पेलिंग लिखना या पंक्चुएशन जो है आपकी, वो आपकी एक्यूरेसी को बेहतर करती है। आपकी जो गलतियाँ होती हैं वो कम होती है स्पेलिंग और पंक्चुएशन अगर आपको सिखाई जाती है तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। प्रिडिक्शन जो है वो किस चीज़ की आपकी सब स्किल है, नोट मेकिंग की, समराइजिंग की, ड्राफ्टिंग की या फिर रीडिंग की आपकी। ठीक है, तो ये भी हमने बिल्कुल अपने पुराने लेक्चर्स में जो है डिस्कस किया है कि आपकी प्रिडिक्शन जो होती है वो किसकी सब स्किल होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे नोट मेकिंग, समराइजिंग, ड्राफ्टिंग या फिर रीडिंग। इसी में हमने प्रिडिक्शन वाला, जब हमने सब स्किल्स की थी लैंग्वेज स्किल से, तो उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ऑलरेडी। ठीक है, तो नोट मेकिंग क्या है आपका, नोट मेकिंग आपका राइटिंग की सब स्किल है। समराइजिंग क्या है आपकी, रीडिंग की सब स्किल है। ड्राफ्टिंग क्या है आपकी, राइटिंग की सब स्किल है। भाई जब हम राइट करते हैं कोई चीज़, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, जब कोई चीज़ रीड करते हैं तो उसकी हम समरी देखते हैं। नोट मेकिंग क्या है आपकी, राइटिंग की सब स्किल है। तो यहाँ क्या बचता है आपका, रीडिंग। ठीक है, प्रेडिक्शन आपकी क्या है, रीडिंग की सब स्किल है। भाई जब भी आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप आगे से आगे प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा इसमें आगे क्या होने वाला है, इस स्टोरी में आने वाले नेक्स्ट पेज पे क्या होने वाला है, या आने वाले 2 पेजों में आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। अच्छा यहाँ तक ये बात हुई है तो आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, तो प्रिडिक्ट करते हैं हम जब कुछ रीड करते हैं। तो रीडिंग की आपकी सब स्किल है प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, ये कुछ क्वेश्चंस थे और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस ना हो, टर्म्स आपके साथ में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, चारों ऑप्शंस आपको समझ में आए, एलिमिनेट कर सकें आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक आप ऐसा चाहते हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।